हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, मॉडल पेपर 2024 कक्षा 10th का साइंस का लेकर आए हैं। तो बच्चों, हम पहले इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो उपखंड क में देखेंगे, उपखंड क में जो खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न, जो हमारा हम 20 विकल्प देखेंगे। जो उपखंड क होगा, उपखंड ख होगा, उपखंड ग होगा, जो तीनों सब्जेक्ट से होंगे, रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। तो बच्चों, इसमें हम तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन जो होगा, एक कितने अंक का होगा? एक एक अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है एक अवतल दर्पण, ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 10 सेमी है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या में हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए इस प्रकार से, फोकस दूरी F बराबर R अपान 2। तो R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो बच्चों क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो R बराबर F इंटू क्या हो जाएगा? F इंटू 2 हो जाएगा। तो R बराबर, जो F हमारा कितना दिया है? F हमारा दिया है बच्चों, कितना दिया है? 10। कितना दिया है? 10 सेमी। कितना दिया है? 10 सेमी। तो F की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों? 10 रखेंगे। कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। यहाँ पर देखिए 10 रखेंगे, और यहाँ पर 10 दूना 20। तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 सेमी। कितना आ जाएगा? 20 सेमी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, पास बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं। ठीक है बच्चों, पास बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं और दिखना बिल्कुल बंद हो जाए। तो बच्चों क्या होती है? निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या होता है? दूर पास की वस्तुएं इस प्रकार से, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, दिखाई देती है। तो बच्चों हमारा हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा। यहाँ पर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये विकल्प नंबर 2 का बी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है इसमें? पहला क्या है? कूलाम है, दूसरा जूल है, तीसरा एम्पियर है और चौथा कैलोरी है। तो बच्चों, जो कूलाम होता है वो आवेश का मात्रक होता है, जूल होता है उष्मा का मात्रक और कैलोरी होता है ताप का मात्रक। तो हमारा क्या हो जाएगा? एम्पियर सही हो जाएगा। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, देखिए एक दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करिए। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 2F बराबर R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? या तो हम F बराबर क्या कर सकते हैं R अपान 2 हो जाएगा, R अपान 2। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया? चौथा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर, मिमी, सेमी, ये सभी होगा। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
है। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में, ठीक है, टुकड़ों में काटने प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध, जैसे देखिए 5 ओम का एक टुकड़ा है, इस प्रकार से उसको क्या करेंगे 5 भागों में डिवाइड कर दिए, और एक एक ओम एक भाग, दूसरा भी एक ओम, तीसरा भी एक ओम, चौथा भी, पांचवा भी एक ओम। तो बच्चों क्या हो जाएगा आप इसका, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में, तो हम कह सकते हैं बच्चों, मान लीजिए 1 किलोवाट बराबर कितना, 1 किलोवाट बराबर हम क्या कह सकते हैं, 1 × 10⁻³ तो बच्चों इसमें जो क्या है, 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड हो गए। कितने सेकेंड हो गए, 60 हो गए। आपके कितने सेकेंड हो जाएंगे, 60। तो बच्चों यहीं पर क्या करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 3 गुणे आपका 60 गुणे 60 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, और गुणे 10⁻³ तो बच्चों ले लेंगे तो 3 दशमलव × 10⁻³ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा डी वाला सही होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है अगला, अगला उपखंड क्या है, रसायन विज्ञान है, जो आप देख रहे हैं। इसमें क्या निम्नलिखित में उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। तो पहला क्या है बच्चों, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें दूसरा भी क्या है, उष्माक्षेपी है, तीसरा भी क्या है, उष्माक्षेपी, चौथा क्या है, उष्माशोषी। इसलिए हमारा राइट कौन सा सही होगा, चौथा विकल्प। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा, राइट। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए अगला है, अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है, यह क्रिया किसमें होती है। तो बच्चों जो अम्ल होता है वो क्षारक जब परस्पर क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, उदासीनीकरण। क्या होगा, उदासीनीकरण। अगला है, क्या होता है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो बच्चों इसमें क्या होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड है, वह क्या करता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है किसी विलयन का पीएच, किसी विलयन का, ठीक है, पीएच मान 4 है, तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो हम पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लाग, ठीक है, एच प्लस होता है, तो हम एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10⁻⁻4, क्योंकि पीएच 4 हो जाएगा। तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समानतः अधातु विद्युत की चालक नहीं होती है, निम्न में से कौन सी विद्युत की कुचालक है। तो कुचालक पूछ रहा है, तो बच्चों इसमें क्या है समानतः अधातु विद्युत की चालक नहीं होती है, निम्न में से कौन विद्युत की सुचालक है। तो कौन सी सुचालक है, तो हीरा, जो आपका हीरा है वह भी क्या होता है चालक होता है, ग्रेफ, इसके बाद सल्फर भी, फ्लोरीन भी। तो हमारा इसमें जो ग्रेफाइड है क्या होता है, यह सुचालक होता है, क्योंकि बच्चों इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड और फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ठीक है बच्चों, इस प्रकार से होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट सही हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए पूछ रहा है कि प्रोपेनल कौन है।
तो प्रोपेनले है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। तो हम एच को यहाँ जोड़ देते हैं, एच को यहाँ जोड़ेंगे, तो और एच को यहाँ जोड़ देते हैं, और एच को यहाँ जोड़ देते हैं, और एच को यहाँ पर, और एच यहाँ, और आपका एच देखिए कितने हो गए, 3 3 6 और एक 7, और 7, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच, तो सी एच ओ हो जाएगा। तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी राइट। अब अगला बच्चों उपखंड है, अगला हमारा उपखंड कौन सा है उपखंड हमारा अगला है आपका बायोलॉजी का है, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है उपखंड ग में, मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। तो मस्तिष्क क्या, सोचने के लिए, मस्तिष्क सोचता भी है, हृदय स्पंदन भी करता है, शरीर को संतुलित बनाए भी रखता है। तो इसलिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। तो डी सही हो जाएगा सभी के लिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीनोटाइप क्या होता है। बौने टाल जो होता है लंबा होता है, और जो क्या होता है ड्रॉ, वो छोटा होता है। तो इसलिए इसमें कौन सा बच्चों सही हो जाएगा, ए। और निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है। तो पूछा है कौन सा विषमपोषी नहीं है। तो आपका ए भी विषमपोषी है, ए भी विषमपोषी है, ए भी विषमपोषी है, जो दूसरों से भुज, तो मनी प्लांट मनी प्लांट विषमपोषी नहीं होगा, इसलिए आपका डी राइट। अगला बच्चों क्या क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो बच्चों छोटी आंत में नहीं हो सकती है, बड़ी आंत में भी नहीं, यकृत में भी नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, अमाशय। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 18वां क्वेश्चन है पराग कणों का निर्माण किसमें होता है। तो पराग कणों का निर्माण किसमें होता है बच्चों, इसको देखना है। तो हमारा पराग कणों का निर्माण किसमें होता है। तो बच्चों क्या होगा, हमारा पराग कणों का निर्माण परा आपका अंडाशय में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अंडाशय में आपके फल, ठीक है, निषेचन पश्चात फल, फिर दल पुंज नहीं हो सकता है, बाह्य दल। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए, जो क्या होगा, परागकोश। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, 19वां क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित होता है। तो दल पुंज नहीं हो सकता है, पुंकेसर भी नहीं हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अंडाशय। निम्न में से कौन जीनोटाइप शुद्ध गोले बीज को निरूपित करता है, कौन करता है, शुद्ध जीनोटाइप। तो बच्चों हमारा क्या हो गया, आपका स्मॉल टी टी और कैपिटल टी, और तो हमारा क्या होता है, यह हमारा क्या होता है, रेड राउंड, ठीक है, राउंड वाला क्या होता है, जो शुद्ध जीनोटाइप होता है, गोल आकार का। तो बच्चों इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गए, और आपके, ठीक है, किस तरह से आप ORM में भरेंगे। तो इस प्रकार से आपके ORM में दिए रहेंगे, जो आप गलत तरीका इस प्रकार से निशान नहीं लगाएंगे ऐसे, और सही तरीका क्या इस प्रकार से रंगेंगे। जैसे मान लीजिए पहले का क्या है, सी सही है, दूसरे का बी सही है। इस प्रकार से हम अपनी क्या जो ORM शीट मिलेगी उस पर क्या करेंगे, अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, जैसे पहले का क्या होगा, बी सही है तो बी को पूरा रंगेंगे, दूसरे का सी सही है तो सी रंगेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, रंगेंगे। और इसके बाद आप अपना इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, जिला कोड लिखेंगे। जिस जिस जिला के होंगे वो अपना उस जिला का कोड लिखेंगे, ठीक है। फिर केंद्र का कोड होगा, जो केंद्र का, फिर वहाँ पर अनुक्रमांक डालेंगे, अपना रोल नंबर, फिर विषय का कोड और नाम लिखेंगे, और प्रश्न पत्रों की संख्या भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने ORM शीट को भरेंगे। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि अति लघुत्तरी प्रश्नों को, ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए उपखंड आपका क है। तो उपखंड क में हम क्या लेकर आए हैं, वर्णनात्मक प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न कितने अंकों के होंगे, 4 अंकों के। कितने अंकों के होंगे, 4 अंकों को।
तो इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, ठीक है। यदि हम दाएं हाथ से विद्युत धारा ले जाने वाले तार को, ठीक है, जो विद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हूँ, क्या हूँ, लिपटी हूँ, तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, कैसी दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो बच्चों क्या होता है, जो आपकी देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये तार है, ठीक है, तार है, यह तार है, और यह चुंबकीय बल रेखा है, यह विद्युत धारा जो आउट, ठीक है, जो आपके अंगूठे विद्युत धारा की दिशा में होगा, जो अंगूठा आपका होगा वह विद्युत धारा की दिशा में होगा, और इस प्रकार से क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, क्या होगी, दिशा होगी, डायरेक्शन होगा इस प्रकार से। यह हमारा क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो बच्चों हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बना कर ले आए। तो वीडियो को लाइक करिए और इसके बाद वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों सपोर्ट भी करिए। तो चलिए देखिए, यह 100% आपके पेपर में आएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवार परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण, ठीक है, आंतरिक परावर्तन परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित किसी युक्ति का नाम भी लिखिए। तो बच्चों क्या होता है देखिए इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को देखिए, अपवर्तन की क्रिया में जब कोई प्रकाश की किरणें संघनन माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हैं, क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हैं, तो यह विरल माध्यम में, ठीक है, विरल माध्यम में अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो जैसे कोई किरणें आ रही है बच्चों, ठीक है, वह अगर वो पढ़ने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस चली जाए, ठीक है, उसी माध्यम में वापस चली जाए, कैसा होगा, संघनन माध्यम होगा, कैसा माध्यम होगा, संघनन माध्यम होगा। तो वापस चली जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक, ठीक है, दो शर्तें हैं। पहला है प्रकाश की किरणें सदैव संघनन माध्यम से क्या होती है, आपतित होनी चाहिए। दूसरा क्या है, संघनन माध्यम में आपतन कोण का मान सदैव क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है, अधिक होना चाहिए। और देखिए प्रकाश तंत्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है, क्या है, एक युक्ति है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है, और कह रहा है एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चों क्या करेंगे हम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप प्रथम तार के लिए R1 कितना दिया है, 10 ओम दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 10 ओम, और L1 बराबर, ठीक है, A1 बराबर A, तो द्वितीय तार के लिए R2, ठीक है, R2 निकालना है, क्या निकालना है, R2, R2 निकालना है, और L2 बराबर L1/3 और A2 बराबर 3 ये दिया है। तो फार्मूले से हम बच्चों क्या करेंगे, देखिए R बराबर रो L/क्षेत्रफल है मतलब A, तो R1/R2 तो L1/L2 A2/A1 मान रखिए R1/R2, तो हम इसके जगह L रखेंगे क्योंकि पहले माने हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक, और L/3, और यहाँ पर क्या रखेंगे, A2 कितना है, 3A है,
और ए हमारा ए है, ए से डिवाइड हो गया, एल से एल कट गया, और इसके बाद R1 कितना है 10 है, ठीक है। अब बटे R2, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 10/9। तब इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.1 ओम आ जाएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हमारा बच्चों देखिए, विद्युत धारा के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम भी लिखिए। तो यह हमारा बच्चों कितने नंबर का होगा? जो हमारा ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो पहला क्या, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका दीर्घ उत्तरी। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पहले हेडिंग डालेंगे। किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे कोई बच्चों क्या, किसी धारावाही चालक हो, अगर उस पर धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो तथा सेवर्ट ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बताया, दो वैज्ञानिक थे, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बताया कि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो चलते हैं कौन कौन से बातों पर निर्भर करती है ये देखते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, चालक खंड की अल्प लंबाई डेल्टा एल ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी मतलब डेल्टा बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, समानुपाती डेल्टा एल, उसकी लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो चालक में दूसरा है, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो जो आपका ठीक है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होगा होगा अगर धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा देखेंगे, चालक देखिए चालक खंड से बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो डेल्टा बी समानुपाती अनुपात आर स्क्वायर। अब बच्चों चौथा क्या है, धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ठीक है साइन के अनुक्रमानुपाती। तो डेल्टा बी समानुपाते साइन थीटा, डेल्टा बी समानुपाते साइन थीटा। तो बच्चों देखिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम, जो उसमें पूछा था, क्या पूछा था? पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम भी लिखिए। तो बच्चों देखिए, यदि हम पेज कसते समय पेज कस कसे को दाएं हाथ से पकड़कर, ठीक है, कसे को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेज की नोक नोक धारा बहने की दिशा, किस दिशा, वो धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेज को घुमाने के लिए अंगूठा घुमाते हैं वही क्या कहलाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इस प्रकार से हम बच्चों इसका फिगर भी बना देंगे। देखिए इस हाथों से क्या करेंगे, कसेंगे, और ये और जब कसेंगे तो ये जिस दिशा में ठीक है घूमेगा वह धारा है, क्या होगी, धारा, और जिस दिशा में घूमेगा वो चुंबकीय बल रेखा होगा, ठीक है। तो चित्र के अनुसार देखेंगे, तो बच्चों चित्र में देखेंगे, ठीक है, चित्र में एक तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर और बह रही है। तो पेज की नोक को ऊपर ऊपर ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे की वामावर्त दिशा में चलाना पड़ेगा। यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, एक 5 सेमी लंबाई की वस्तु 20 सेमी की फोकस दूरी के उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का है बच्चों। तो हम पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए
हम क्या करेंगे, भी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, भी। देखिए यू बराबर कितना दिया है, -20 सेमी, और एफ बराबर r/2, जो उसकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या एफ निकालेंगे, फोकस दूरी, तो -15 सेमी। तो और ठीक है, हमारा ओ का मान कितना है, आपका ओ का 5 सेमी। तो सूत्र से हम निकालेंगे, सूत्र 1/f 1/v, सॉरी बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्लस 1/u का मान रखेंगे -20 बराबर -1/15। तो बच्चों हम इधर भी को इधर ले लेंगे, 1/v तो -1/15, ठीक है, इधर चला जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा 1/20। तो बच्चों इसका लसा लेंगे, 3×5 = 15 और 4×5 = 20, तो 4 + 3, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/v बराबर -1/60 आ जाएगा। तो 60 बराबर v बराबर -60 सेमी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर m बराबर I/O बराबर -v/u, तो v का मान अभी आया -60, ठीक है, और u का मान है -20, और जिसमें o का मान दिया था 5, तो I बराबर 5, तो क्या हो जाएगा आपका, बच्चों इससे काटेंगे तो कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3×5 = 15, तो आई का मान कितना आ जाएगा, -15 सेमी। तो बच्चों हम कह सकते हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक दर्पण के सामने 30 सेमी दूर उल्टा तथा वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। कितना, 15 सेमी। कितना बनेगा, 15 सेमी। तो बच्चों देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए u बराबर -20 सेमी, तो f बराबर r/2, तो यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा 15 सेमी आ गया। अब हमारा o का मान दिया है ऑलरेडी 5 सेमी, i हमको निकालना है और v भी निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, फार्मूला हम यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से, तो 1/v प्लस, ठीक है, प्लस 1/-20, तो 20 दिया है बराबर 1/15। तो बच्चों क्या करेंगे, 1/, ठीक है, भी आपका इधर चलाया तो ये हो जाएगा 1/15 और प्लस हो जाएगा तो 1/20। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, 4×5 = 20, तो 4×3 = 7 हो जाएगा, 7/7 व्युत्क्रम करेंगे 60/7। तो बच्चों ये हो गया, m बराबर I/O होता है, ठीक है, m बराबर I/O होता है। तो बच्चों होता है, और इसके बाद -v/u, तो मान रखेंगे आई का v का मान कितना है, -60/7, और इसके बाद o का मान 5 है, और u का मान कितना था, -20। तो बच्चों 20×3 = 60, तो अब क्या होगा आपका 20×3 = 60, तो कितना आ गया, 3/7, तो 3/7 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3×5 = 15, 15/7, तो 7×2 = 14, 2.1 सेमी आ गया। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे पीछे, ठीक है, 60/7 सेमी की दूरी पर सीधा तथा वस्तु से 3/7 गुना बड़ा बनेगा। तो बच्चों अब हम चलेंगे, अगला देखेंगे उपखंड ख। तो बच्चों देखते हैं उपखंड ख। तो उपखंड ख का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न युग्मों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो उपखंड ख क्या है, रसायन विज्ञान है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, प्रोपेनेल, क्या है, प्रोपेनेल। तो इसका क्या बनाना है, संरचना बनाना है। तो बच्चों पहला इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी संरचना ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसमें क्या जुड़ा है, CHO ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड जुड़ा है। दूसरा क्या है हमारा, 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल, 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल। तो बच्चों इसकी संरचना ये है, जो क्या, देखिए हमारा क्या है, 2 मेथिल। तो हम काउंटिंग देखिए बच्चों किधर से करेंगे, इधर से कार्बन की एक लंबी श्रृंखला लेंगे इस प्रकार से,
ठीक, इनकी संरचना बना दिए हैं। तो सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, और सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो बच्चों इस पर दो पर क्या जुड़ा है, मेथिल, और कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटोनोइक, और सी डबल ओ एच ओइक जुड़ा है, तो पेंटोनोइक अम्ल हो गया। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन है। तो प्रोपीन बच्चों, प्रोपीन का जो संरचना कैसा होगा, देखिए इस प्रकार से इनकी संरचनाएं होंगी। तो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। अब बच्चों क्या है देखिए हमारा नेक्स्ट डी क्या है, टू मेथिल ब्यूटेनोल और टू। तो बच्चों इसमें इसकी संरचनाएं देखिए इस प्रकार से हम बनाएंगे। जो इनकी संरचना है, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी, और सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री। तो वहाँ क्या हो जाएगा, टू मेथिल। तो इधर से काउंटिंग करेंगे बच्चों, एक, दो, तीन और एक, चार। तो दो पर क्या जुड़ा है, मेथिल, और ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेनोल। तो नॉल क्या हो जाएगा, ओ एच है, दो पर ओ एच जुड़ा है। तो ये बच्चों क्या थी, संरचनाएं थी। और कितने नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपका ये यह पूरा मिला कितने नंबर का था, 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन था। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ए भी कितने नंबर का है बच्चों, ए भी आपका 4 नंबर का है। कितने नंबर का, 4 नंबर का आता है। तो हमारा क्या है, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण। तो बच्चों हमारा पहला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 है। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, दूसरा है इसका, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करेंगे। तो अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या बनेगा, तो अमोनिया क्लोराइड NH4Cl होता है। ठीक है बच्चों, जब गर्म करेंगे तो NH3 प्लस HCl अमोनिया बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, नेक्स्ट हमारा है देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा है ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया तनु H2SO4 अम्ल से होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 प्लस H2SO4, एरो का निशान बच्चों। तो हमारा क्या बन जाएगा, CaSO4 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो कि CaSO4 प्लस H2 और आपकी क्लोरीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्या है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो Na2O प्लस H2O जब जल में घोला जाएगा तो सोडियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो बच्चों ऐसे हम क्या करेंगे, केवल इनका समीकरण ही लिखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का एग्जाम में आता है। साबुन के निर्मलीकरण प्रक्रिया को समझाइए, या साबुन क्या है। तो साबुन क्या है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है, साल्ट को साबुन कहते हैं। ठीक है, उसके साल्ट को साबुन कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, देखिए ये वसा का सूत्र क्या होता है, ट्राइस्टाइरिन या वसा। तो इसका क्या हो जाएगा, CH2O CO C17H35। इस प्रकार से हम यहाँ भी लिखेंगे। ये पूरा स्टाइरिन का सूत्र हो गया, और NaOH। तो हमारा CH2OH सिंगल बॉन्ड COH और CH2OH, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, ग्लिसरॉल प्राप्त हो रहा है। क्या,
ठीक है बच्चों, तो C17H35COON, तो सोडियम स्टेरेट जो क्या होता है, साबुन होता है। क्या होता है? साबुन होता है। अब बच्चों आगे क्या पूछा है, साबुन के निर्मलीकरण क्रिया या मिशेल अवधारणाएं पूछी जाती हैं। तो इसमें दो होता है साबुन तथा अपमार्जक में दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है पहला होता है एक लंबी हाइड्रोकार्बन होगी। यह भाग अध्रुवीय होता है तथा जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। लेकिन तेल तथा ग्रीस में घुलनशील होता है। यह भाग जल विरोधी होता है क्योंकि जल में घुलता नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है एक ऋण आवेशी शीर्ष। यह भाग ध्रुवी तथा जल में विलय होता है, इसे जल स्नेही भाग कहते हैं। तो बच्चों जब साबुन के अणु जल की सतह पर होते हैं तो इनकी हाइड्रोकार्बन पूछ जल में अविलय रहती है। क्या रहती है? जल में अविलय रहती है, जिससे साबुन का अणु जल की सतह की ओर तथा ऋण आवेशित ध्रुवी भाग जल में रहता है। किस में रहता है? जल में रहता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम देखेंगे, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तथा अध्रुवी जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पुंज जल की सतह से बाहर निकला हुआ होता है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कहने वाला जो क्या है, जल विरोधी पुंज है, और यह जो क्या है, पिंड है, यह जल से नहीं शीर्ष है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन था, हम लिखेंगे। अब बच्चों हमारा उपखंड क्या आ गया, ग आ गया। तो उपखंड ग में हम बायोलॉजी देखेंगे। क्या देखेंगे? बायोलॉजी। उपखंड ग में हम क्या देखेंगे? बायोलॉजी। तो बच्चों क्या हो, देखिए पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पोषण किसे कहते हैं? सभी जीवधारियों को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति भोजन द्वारा होती है, या यह प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन जीवधारियों को प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। या तो बच्चों दूसरे शब्दों में भोजन इसकी प्राप्ति तथा शरीर में इसकी भूमिका पोषण कहलाती है। जंतु जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस रूप में ग्रहण करते हैं भोजन। दूसरी ओर पादप कार्बन के स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं, अर्थात सपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? सपोषी। पोषण से केवल जव रकम को चलाने के लिए ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, बल्कि इससे वृद्धि तथा विकास एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं ठीक है ऊतकों की मरम्मत के लिए पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। यह एक अनिवार्य जव प्रक्रम है। क्या है? एक अनिवार्य जव प्रक्रम है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने नंबर का है? यह आपका 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन या निषेचनों के प्रांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। तो बच्चों देखिए इसमें देखेंगे जो आप्तबीजी जिम्नोस्पर्म पौधों में निषेचन के समय जो प्राग नली में उपस्थित दो नर क्या होते हैं, दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक बीजांड के साथ क्या होता है, बीजांड के साथ संलयित होता है तथा दूसरा युग्मक द्वितीय केंद्रक, ठीक है, दूसरा जो गैमेट्स होता है वह द्वितीयक सेकेंडरी न्यूक्लियस से संलयित होता है। इसे संपूर्ण प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। अब बच्चों क्या है हमारा आगे है, जब परागण हवा में पानी या कीटों द्वारा जांग मतलब ठीक है आपका फीमेल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तब ऐसी प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं बच्चों।
अब देखिए परागकण के बाद परागकण से एक पराग नली निकलती है। जो पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक। इनमें से एक नर युग्मक पराग नली में से होता हुआ बीजांड तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? बीजांड तक। यह बीजांड के साथ संलयित हो जाते हैं, जिससे एक क्या बनते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। तो ऐसी संलयन को, ठीक है, निषेचन कहते हैं। हाँ, युग्मनज समसूत्री विधियों द्वारा कई बार विभाजित होता है, जिससे अंततः एक नया पौधा बन जाता है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए एक पुष्प का नामांकन चित्र बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। जो हमारा क्या होगा? परागकण होगा, पराग पुष्ट होंगे, वर्तिकाग्र होंगे, पराग नली तंतु, अंडाशय, इसे क्या कहते हैं? अंडाशय। पराग नली क्या होगा? पुंकेसर है, बाह्य पत्र है, और नर युग्मक है, वर्तिकाग्र है, भ्रूण कोश है, और यह बीजांड है। तो बच्चों देखिए निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के बाद फूल की पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र तथा वर्तिकाग्र गिर जाते हैं। बाह्य दल सूख जाते हैं, पर अंडाशय में लगा रहता है। अंडाशय शीघ्रता से वृद्धि करता है और बीज का बनाना आरंभ हो जाता है। बीज में एक पौधा अथवा भ्रूण उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो बच्चों अब देखिए समयानुसार, ठीक है, समयानुसार बीज कठोर होकर क्या होते हैं? सूख जाता है। यह बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में, उसके वातावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। जैसा आलू बुखारा अथवा टमाटर में निषेचन के बाद सारे अंडाशय को फल कहते हैं। सारे अंडाशय को फल कहते हैं। अब बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 4 नंबर का एग्जाम में पूछा था। पाचन क्या है? मनुष्य में पाचन के प्रक्रम का वर्णन कीजिए। तो जो पाचन क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसमें विहद अविलय अणुओं को युक्त अंतःगृहित गृहित भोजन छोटे जल में विलय अणुओं में टूट जाता है, वह क्या कहलाता है? पाचन। या वह प्रक्रम जिसमें अविलय अणु युक्त अंतः, ठीक है, अंतहित भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए और जल में विलय हो जाए, वह क्या कहलाता है? पाचन। तो पाचन देखिए पहला हमारा कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में भोजन लार ग्रंथियों से स्रावित लार के साथ मिश्रित होता है। लार में जल, विद्युत अवघट, टाइलिन तथा लाइसोजाइम होता है, जो स्टार्च और सेल्यूलर एंजाइम और क्या बनाता है? माल्टोज। और इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पाचन। तो बच्चों अमाशय की भित्ति में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती है, जिससे यह सीयल पाचक एंजाइम तथा श्लेष्म होते हैं। पाचक एंजाइम तथा श्लेष्म होते हैं। तो बच्चों देखिए यह सीएल माध्यम को अम्लीय बनाता है और प्रोटीन पाचक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? छोटी आंत में पाचन। अमाशय में अध पचित भोजन जो जठर रस से मिश्रित ग्रहणी से अमाशय होकर छोटी आंत में प्रवेश करता है। कहाँ करता है? छोटी आंत में। आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में कायम में 3 क्षारी स्राव पित्त, जिसका पीएच क्या होता है? 8.6 होता है। 8.6 होता है। तथा आंत रस में पीएच 8.3 मिश्रित हो जाता है। तो बच्चों क्या बनाता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, माल्टोज, किसकी उपस्थिति में? लाइपेज की। प्रोटीन जो होता है टिप्सिन के उपस्थिति में पेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स बनाता है। और वसा जो अंगनाशी, वसा जो होता है वह अंगनाशी या लाइपेज या क्या बनाता है? ग्लिसराइड्स बनाता है। तो बच्चों यह था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हमारा 6 नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। तो इसमें 6 नंबर का है जो
मेंडल के नियम क्या है? उपयुक्त चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए संकड़ों और प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला है प्रभाविता का नियम, ठीक है, डोमिनेंस रूल्स। तो प्रभाविता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों का संकरण कराया जाता है, तब प्रथम, ठीक है, स्थानीय पीढ़ी में एक लक्षण प्रभावी लक्षण तथा छिपा रहने वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्या होता है? शुद्ध लाल पुष्प या शुद्ध सफेद पुष्प। जो शुद्ध लाल पुष्प होता है कैपिटल आर आर, तो यह फोन पीढ़ी होगा। शुद्ध सफेद पुष्प जो स्मॉल आर आर, तो क्या होते हैं? देखिए, ये युग्मक, ये अफोन पीढ़ी। तो बच्चों जो आर आर, तो आर का इससे कराएंगे और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कैसा होगा? संकर लाल होगा। फिर इसका कराएंगे इससे, ठीक है, और इसका इससे, तो ये भी शंकर लाल होगा। फिर इसका इससे और इसका इससे, ये भी शंकर लाल होगा। फिर इसका इससे कराएंगे और इसका इसके, तो शंकर कैसा होगा? शंकर लाल होगा। कैसा होगा? लाल। अब बच्चों तीसरा के दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। तो है लॉ ऑफ द सिग्रेशन या लॉ ऑफ द प्यूरिट ऑफ गैमेट्स। तो बच्चों क्या होता है? इसमें युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मक में प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है। अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन ही होता है। इस युग्मक की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? इसकी व्याख्या, तो युग्मकों के, ठीक है, संयुग्मन से F2 पीढ़ी में लाल एवं सफेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे तो 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों देखिए, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र अपोहन का नियम। तो इनमें दो या दो से अधिक तुल्यात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मक में आ जाते हैं, ठीक है, और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। इसके फलस्वरूप नए नए सहयोग बनते हैं। नए नए सहयोग बनते हैं। तो गोल पीला बीज या झुर्रीदार हरा बीज। तो बच्चों गोल आर आर वाई वाई, ठीक है, और झुर्रीदार हरा बीज जो जनक पौधे, तो वह स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। तो बच्चों इसमें देखिए इस प्रकार से, ठीक है, जब हम इस प्रकार से इन गैमेट्स का कराएंगे तो आर कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई कैपिटल, तो हमारे क्या होगा? F1 पीढ़ी होगा। और इसके बाद बच्चों इस प्रकार से हम मेल और फीमेल का क्या बनाएंगे? आएंगे ये मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स। ये F1 F2 दूसरी पीढ़ी है। कैसी है दूसरी पीढ़ी होती है? तो दूसरी पीढ़ी में हमारे अनुपात क्या? 9:3, 3:1। तो बच्चों इनमें क्या होंगे? जो हमारा अनुपात में जो हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो काउंट करने के बाद जो कैसी आएगी? 9:3, 3:3, 3:1। तो बच्चों यह हमारा क्या था? मॉडल पेपर कक्षा 10 साइंस का 2024। तो बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और चैनल को शेयर भी करिए, जो हम आपके लिए फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो बच्चों चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं।